बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली जनरल स्टडीज़ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs सॉल्व करते हैं, इंक्लूडिंग सम करंट अफेयर्स। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास सराउंडेड बाय ए मेगा ओशन। उस ओशन का नाम क्या था? क्योंकि आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है, जो कि बोलती है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से बने हुए थे, और उस सिंगल कॉन्टिनेंटल मास का नाम क्या था? गोंडवाना। ठीक है, तो बट वो जो कॉन्टिनेंटल मास था वो एक मेगा ओशन से सराउंड था। उस ओशन का नाम क्या था? उस ओशन का नाम था पंथालासा। उस ओशन का नाम क्या था? पंथालासा। तो क्वेश्चन था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमें पता है कि आज जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं टोटल वर्ल्ड में। तो ये कॉन्टिनेंट्स जो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से बने हुए हैं, ठीक है। और वो जो जिस कॉन्टिनेंटल मास से ये सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए थे, उस कॉन्टिनेंट के सराउंड में एक बहुत बड़ा ओशन था। उस ओशन का नाम पूछ रहा था। उस ओशन का नाम है पंथालासा। ठीक है। टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन हमें यह बता रहा है कि अगर हमें मैप के ऊपर एब्सोल्यूट कंप्लीट लोकेशन किसी प्लेस की मालूम करनी है, तो हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस एलान इस्तेमाल करेंगे, या लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, या दोनों का इस्तेमाल करेंगे, या किसी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे? तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। लैटिट्यूड्स लाइंस क्या होती हैं? जो हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती हैं। और लॉन्गिट्यूडल लाइंस वो होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब जो नॉर्थ साउथ की तरफ होती हैं ये हमें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताएंगी, और जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दैट मीन्स हमारे पास अगर हमने एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना है मैप के ऊपर, तो हमें लैटिट्यूडनल वैल्यू का पता भी होना चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू का पता भी होना चाहिए। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों जब हमें पता होंगी, मालूम होंगी, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है किसी प्लेस का बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, फिर जाके हम एब्सोल्युटली किसी जगह के बारे में मालूम कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट जो आपको पता है, ब्रिक्स जो है BRICS। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 कंट्रीज़ मिलके बना हुआ है। बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2024 का जो ब्रिक्स समिट जो है होने जा रहा है वो रशिया में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? ये रशिया में होगा। ये भी हमें याद रखना है कि रशिया के अंदर जो है 2024 का जो है ब्रिक्स समिट होगा रशिया में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप मुझे इस जो 2024 में रशिया के अंदर समिट होने जा रहा है, इसका थीम क्या रहेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है कि इस ब्रिक्स के अंदर 4 नए मेंबर्स और ऐड हुए हैं। वो मेंबर्स कौन कौन से हैं? ईरान, ठीक है, ईरान है, इजिप्ट है, उसके बाद इथोपिया और UAE। ठीक है, तो 4 जो नए मेंबर्स इसके बने हैं वो कौन कौन सा है? ईरान, इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया एंड
UAE। दैट मीन्स अब ब्रिक्स के अंदर जो है कितने मेंबर हो चुके हैं, 5 ऑलरेडी थे और 4 न्यू ऐड हुए हैं, टोटल नंबर हो जाता है 9। ठीक है, और टोटल जो ब्रिक्स का जो वर्ल्ड GDP है 40% जो है अब कवर करता है वर्ल्ड GDP। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ब्रिक्स जो है हमारे पास है। ठीक है, तो हमने जाना कि जो ब्रिक्स है इसका जो इस साल का जो समिट वो है वो रशिया में होने जा रहा था। ठीक है, और इसमें 4 न्यू मेंबर्स जो है ऐड हुए हैं, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड UAE। ठीक है, जैसा कि आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि दिल्ली की जो न्यू चीफ मिनिस्टर बनी है वो आतिशी मार्लिना बनी हुई हैं, जो कि 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं दिल्ली की। सबसे पहली जो चीफ मिनिस्टर जो थी हमारे पास दिल्ली की, 1st वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो थी शीला दीक्षित। ठीक है, उसके बाद सुषमा स्वराज ना, 1st नंबर की ये थी, 2nd नंबर की ये हैं और 3rd नंबर की ये बनी हुई हैं। जो ये शीला दीक्षित जो है इनने 15 साल जो है 1998 से लेकर 2012-13 तक जो है ये शीला दीक्षित जो है चीफ मिनिस्टर रही है दिल्ली की। और इस 2012-13 के बाद जो है फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, और 2024 में फिर से जो है वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है वो है आतिशी मार्लिना। ठीक है, तो जो सुषमा स्वराज हैं ये फर्स्ट थी और ये ऑलमोस्ट 50 ही दिनों का जो है इनका टेन्योर रहा था एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, बीजेपी पार्टी से जो है ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट विच सिटी ऑफ इंडिया? तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में जो है ये सिचुएटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप मुझे बताइएगा कि किस ईयर में ये इंस्टीट्यूट जो है बना था। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, ये किस ईयर में बना था? ये आप मुझे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। What is the theme of वर्ल्ड ओजोन डे 2024? 2024 का जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे जो है कब होता है? 16 सितंबर को ओजोन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। बट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसका थीम क्या था? तो जो इसका थीम था वो है ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड। मतलब ये फर्स्ट पर्सन है एंड वुमेन है जिसने फॉरेन लैंड पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। शी हैज़ आल्सो पेन्ड रिवोल्यूशनरी वर्क्स। इसने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे वंदे मातरम है, मदन तलवार है, ये भी इन काम में भी इसने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा इसने जो काम किया है, जो इंडियन फ्लैग है उसको डिज़ाइन करने में भी इसका अहम रोल रहा है। ठीक है, हमने इस लेडी का नाम बताना है। इस लेडी का नाम क्या है? इस लेडी का नाम है भीखाजी कामा, जो कि फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था फॉरेन लैंड पे। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो फर्स्ट फ्लैग जिसने इंडियन फॉरेन साइल पे जो है होस्ट किया था, किस जगह किया था? वो किया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे है? स्टटगार्ट जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में एक जगह है स्टटगार्ट, वहाँ पे एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस है। इस जगह पे इन्होंने इस फ्लैग को होस्ट किया था। किस डेट को किया था? 22 अगस्त 907 में। ठीक है, 22 अगस्त 907 को जर्मनी के एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल जो कि स्टटगार्ट में है, वहाँ पे मैडम जी
कामा जो है इन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, इस अवार्ड को लेने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी है? वो है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इस अवार्ड से नवाजी गई है। आप मुझे जवाब बताइएगा कि जो अन्नपूर्णा देवी जो हैं इनको ये पहला इंडियन अवार्ड मिला तो था, ज्ञानपीठ अवार्ड, बट ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ये आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ अमूर फैल्कन? एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, ये स्पेशली जो है इंडिया के किसी हिस्से में जो है यहाँ पे पाया नहीं जाता, एक माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब ये इंडिया में आता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर ऑफ फॉरेस्ट एंड फ्लोरा जो स्टेटस होता है, IUCN की फुल फॉर्म की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फाना का जो स्टेटस, अमूर फैल्कन एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है, क्या स्टेटस है? क्या ये वुल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या लीस्ट कंसर्न्ड है? इसका जो स्टेटस है ना वो लीस्ट कंसर्न्ड है। क्या है? लीस्ट कंसर्न स्टेटस है। IUCN स्टेटस रेड की जो रेड डेटा बुक होती है वहाँ पे इसको लीस्ट कंसर्न स्टेटस में रखा गया है। अमूर फैल्कन जो है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, स्पेशली साइबेरिया वाले एरिया से जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे नागालैंड है और मेनली नागालैंड एंड मणिपुर में जो है ये आता है वहाँ पे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो है ये माइग्रेटरी बर्ड इन स्टेट्स के अंदर आ जाता है। और नागालैंड को फैल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। किसको? नागालैंड को। याद रखना है कि नागालैंड जो है उसको फैल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अमूर फैल्कन एक माइग्रेटरी बर्ड है जो साइबेरिया वाली साइड से माइग्रेट होके इंडिया में अक्टूबर नवंबर वाले मंथ में आ जाता है, स्पेसिफिकली नागालैंड मणिपुर वाली स्टेट्स में। ठीक है, तो नागालैंड को इसीलिए फैल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर उसी स्टेट में ये आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। और लीस्ट कंसर्न स्टेटस है IUCN रेड डेटा बुक में। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट पद्मश्री? पद्मश्री अवार्ड जो है मिलने वाला पहला स्पोर्ट्स पर्सन कौन था? वो है बलबीर सिंह जो कि इंडियन हॉकी लीजेंड थे। ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 1957 में। उनके एक्सेप्शनल स्किल्स जैसे सेंटर फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो बलबीर सिंह जो है ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की विक्ट्रीज़ में। 1948, 1952, 1956 ओलंपिक्स में इन्होंने जीत हासिल की थी और 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं ये। ठीक है, उसके बाद हिज रिकॉर्ड ऑफ 5 गोल्स इन 1952 ओलंपिक फाइनल रिमेन्स अनबीटन। ठीक है, 1952 के जो ओलंपिक्स थे उसमें इनके 5 गोल जो है वो अनबीटन रहे हुए थे। तो इससे जो है मतलब इनका एक रिकॉर्ड बन चुका है। हॉकी आइकन, एक हॉकी के अंदर जो है इनका एक लीजेंडरी नाम जो है माना जाता है। तो ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। इनको पद्मश्री अवार्ड से 1957 में नवाजा गया था। अब बलबीर सिंह जी दोसंझ, ठीक है, इन्होंने इनकी अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, 3 गोल्ड मेडल हॉकी के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। ओलंपिक रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाया है कि सबसे ज़्यादा गोल्स जो इन्होंने मेंस हॉकी फाइनल में बनाए हुए थे। 5 गोल इन्होंने बनाए थे 1952 में फाइनल में, वो भी, और वो अनबीटन रहे हुए हैं। 246 गोल्स जो हैं इन्होंने स्कोर किया था 61 इंटरनेशनल मैचेस में। ठीक है, 61 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। उनमें टोटल गोल इन्होंने कितने बनाए हैं? 246 गोल। और सबसे ज़्यादा गोल जो है इन्होंने 1952 का जो फाइनल था उसमें 5 गोल जो इन्होंने सेट किए थे और अनबीटन रहे थे। पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया के कोच भी थे 1975 हॉकी वर्ल्ड कप में और इन्होंने जीता भी था ये।
ठीक है। 2012 में इनको लंदन ओलंपिक्स की द्वारा से जो है इनको ऑनर्ड भी किया गया था, जो कि इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था स्पोर्ट्स के लिए। तो इनको लंदन ओलंपिक्स के द्वारा 2012 में इनको ऑनर्ड भी किया था। इनकी 2 बुक्स हैं, द गोल्डन हैट्रिक एंड द गोल्डन यार्ड स्टिक। 2 बुक्स हैं इनकी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द गोल्डन हैट्रिक एंड गोल्डन यार्ड स्टिक जो है आर द 2 बुक्स ऑफ विच लीजेंडरी, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम है ना, ठीक है, ये जो है इनके नाम पे रखा गया है 2021 में, ठीक है, याद रखना है। पद्मश्री अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर। हाईएस्ट नंबर 1 पे जो है वो है भारत रत्न अवार्ड ठीक है, भारत रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। लेकिन पद्मश्री अवार्ड की बात अगर हम करें तो ये 4th नंबर पे आता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी वेरियस फील्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज होती हैं। तो ये पद्म अवार्ड का एक हिस्सा है जिसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी आ जाता है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण, 4th पे आता है पद्मश्री अवार्ड। इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है हर साल रिपब्लिक डे पे, ठीक है, और प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एट राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको प्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति भवन में। हर साल रिपब्लिक डे पे इनको जो है अनाउंस्ड किया जाता है। तो 4 किस्म के जो है 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं, जिसमें हाईएस्ट है भारत रत्न, 2nd नंबर पे पद्म विभूषण, 3rd नंबर पे पद्म भूषण एंड 4th नंबर पे पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। अब इंग्लिश के कुछ ईडियम्स हैं हमारे पास, इन ईडियम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईडियम है टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली जो है उसके खिलाफ हैं। दिस फ्रेज मीन्स टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली टू समथिंग, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन समवन इज अपसेट और एनाइड बाय समथिंग। मतलब ये वाला ईडियम हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई बहुत ही परेशान हो किसी चीज़ से। दे परस्यू एज रॉन्ग, मतलब हम उनको बोल रहे हैं कि वो गलत हैं, वो ठीक है रॉन्ग है, ठीक है। शी टुक एक्सेप्शन टू हिज कमेंट अबाउट हर वर्क एथिक। जैसे एग्जाम्पल लिए कि उसने एक्सेप्शन लिया है उसकी कमेंट के लिए उसकी वर्क एथिक्स के बारे में। और भी हमारे पास इसी के रिलेटेड ईडियम्स है। रब द रॉन्ग वे। रब द रॉन्ग वे मतलब होता है किसी को परेशान करना, टू इरिटेट, बोदर और एनॉय समवन। तो सेम बात, टेक एक्सेप्शन टू मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली अपोज्ड रहना, स्ट्रांगली उसकी ऑब्जेक्शन करना, ठीक है। लेकिन रब द रॉन्ग वे होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से परेशान करना, ठीक है। गेट अप इन आर्म्स अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, गेट अप इन आर्म्स अबाउट, टू बिकम एंग्री एंड कंप्लेन अबाउट समथिंग। बहुत गुस्सा हो जाना और किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना, ये मतलब है गेट अप इन आर्म्स अबाउट। रेज आ स्टिंक। रेज आ स्टिंक का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा झूठ बोल देना, ऐसे ही हवा में बातें करना, किसी इशू के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत बड़ा बतंगड़ बता देना। टू क्रिएट अ बिग फस और बिग इशू अबाउट समथिंग, ठीक है। मसला कुछ भी नहीं था लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया, उसको हम बोलेंगे रेज अ स्टिंक, रेज अ स्टिंक। मेक वेव्स। मेक वेव्स मतलब होता है कि परेशानी क्रिएट करना, ठीक है। टू काज ट्रबल स्पेशली बाय चैलेंजिंग द स्टेटस को, मतलब किसी बात को चैलेंज कर रहे हो आप, किसी मसले को चैलेंज कर रहे हो और चैलेंज करके उसको इतना बड़े मसला, इतना परेशानी क्रिएट कर रहे हो, उसको बोलते हैं मेक वेव्स। मतलब वेव बना लेना किसी चीज़ की, इतना परेशान कर लेना किसी को। किक अप ए फस। किक अप ए फस का मतलब होता है टू कंप्लेन लाउडली और मेक ट्रबल, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से कंप्लेन करना, परेशान करना। तो इन सब का ऑलमोस्ट जो है ना, जितने भी इन सब का मतलब सेम ही रहता है, ठीक है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है, सिंपली कि हम किसी काम में अपने इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये काम जो है हमसे होने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नाकाम हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद जो है नाकाम हो जाना, उसको बोलेंगे हम फ्लॉग ए डेड हॉर्स,
पता है ये काम हमसे नहीं होगा, हम यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें उस पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। दिस फ्रेज मीन्स टू कंटिन्यू ए पार्टिकुलर endeavor that is already considered hopeless or pointless, often used to describe wasting effort on something that cannot be revived or changed। ठीक है, मतलब कि हम किसी पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसका ऑलरेडी वो माना गया है कि होपलेस है, पॉइंटलेस है, हमें यहाँ से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, फिर भी हम उसके ऊपर अपने एफर्ट्स ज़ाया कर रहे हैं, फिर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के रिलेटेड दूसरे कुछ और भी इडियम्स हैं। बीट अ डेड हॉर्स मतलब कि टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अटेम्प्टेड, जो काम पहले ही हो चुका है लेकिन फिर से हम उसमें ऐसे ही अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स मतलब डेड हॉर्स है, मरा हुआ घोड़ा है, बार बार उसको मार रहे हैं, हमें पता है ये मर चुका है, अब ये मारने से ज़िंदा होना नहीं है, ऑलरेडी वो अपना काम हो गया, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, उसको बोलेंगे बीट अ डेड हॉर्स। गो डाउन स्विंगिंग, गो डाउन स्विंगिंग का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग until the very end even if you are likely to fail, मतलब कि कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे हैं कोई काम करने की, ठीक है, जबकि ऑलरेडी हम उसमें फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर हम वही काम करने जा रहे हैं, कंटिन्यूसली उसी रास्ते में जा रहे हैं बार बार फेल होने के लिए। तो गो डाउन स्विंगिंग मतलब जाओ, बहते रहो, फेल होते रहो, कंटिन्यूसली वही काम करेंगे। पुशिंग अ स्ट्रिंग, पुशिंग अ स्ट्रिंग मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस समथिंग दैट इज़ नॉट इजिली कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड, मतलब कि अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, कंटिन्यूसली किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आसानी से हमारे से कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड, है ना, हमें पता है किसी, हमने जैसे हम कोई काम करते हैं उसमें हमें ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से उसमें पैसा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पहले ही हम बैड वे में हैं, लेकिन हम अपना पैसा फिर में उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा वो लॉस रिकवर हो जाए। तो मतलब नुकसान के अंदर फिर से नुकसान करना, ऑलरेडी नुकसान में हो लेकिन ये सोचना कि इस नुकसान को हम रिकवर कर लेंगे, तो फिर से उसमें पैसे का इस्तेमाल करके फिर से लॉस में चले जाना। टू वेस्ट एडिशनल मनी ऑन समथिंग विद विच वन हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लॉस, मतलब उस काम में, जिस काम में आप ऑलरेडी धोखे में हो, ऑलरेडी नुकसान में हो, उसमें फिर से पैसा इस्तेमाल करना, वह उसको बोलते हैं हम थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। स्पिनिंग वंस व्हील्स, स्पिनिंग वंस व्हील का मतलब होता है टू एक्सपेंड एफर्ट बट मेक लिटल और नो प्रोग्रेस टू अचीव वंस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन कोई भी प्रोग्रेस वहाँ से नहीं मिल रही है अपने गोल को या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो दैट मीन्स हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो ज़ाया जा रहे हैं, मिल तो हमें कुछ नहीं रहा, हम अपने मकसद को, अपने गोल को अचीव नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद प्रोग्रेस ज़ीरो, उसको बोलेंगे हम स्पिनिंग वंस व्हील्स। स्पिनिंग वंस व्हील्स का मतलब होता है कि अपने एफर्ट्स लगाओ, प्रोग्रेस ज़ीरो, अचीवमेंट ज़ीरो, दैट इज़ नोन एज स्पिनिंग वंस व्हील्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, 5 जो है हमने इस वाली स्लाइड पे डिस्कस किए, 5 इस वाली स्लाइड पे डिस्कस किए, तो 10 जो है हमारे पास ये फ्रेजेस हो जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग मिलता जुलता है लेकिन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। ठीक है, एक कॉमन मुहावरा है, ठीक है, कि मतलब दिस idioms means to waste time by being inactive or to delay taking action। ठीक है, मतलब हम किसी काम को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, जानबूझ के उसको क्या कर रहे हैं, डिले रहे हैं। इनएक्टिव फेज में जो है हम अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑफन यूज नेगेटिवली टू डिस्क्राइब समवन हु इज़ नॉट बीइंग प्रोएक्टिव, है ना, मतलब हमें कोई काम अभी करना है लेकिन हम बोल रहे हैं यार दे रहने दो, जाने, डिले कर रहे हैं हम उस काम को, ठीक है, किसी काम को बहुत धीरे धीरे
कर रहे हैं, जानबूझ के हम एक्टिव नहीं रह रहे हैं, इनएक्टिव फेज में हम रह रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, उस काम में एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं यार होने दो, क्या होगा, ठीक है, नुकसान किसी और का हो रहा है, हमारा क्या जा रहा है। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड कुछ और भी इडियम्स हैं। ड्रैग वंस फीट मतलब कि किसी काम को करने में या तो धीरे धीरे काम करना या तो वो काम डिले कर लेना, उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट। नुकसान किसी का कर रहे हैं ना, तो किसी के पैरों के तले से जो हम ज़मीन खींच रहे हैं, हम उसका नुकसान कर रहे हैं, उसके पैरों के नीचे खाई दे रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, वो गिर जाए, ठीक है, उसका नुकसान हो जाए, तो उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट, किसी का नुकसान करना। कोई काम कर रहे हैं, बहुत धीरे से कर रहे हैं ताकि उसका नुकसान हो जाए, हम एक्टिव नहीं है। सिट ऑन वन हैंड्स मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहना, है ना, खुद एक्टिव नहीं रहना, दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहना, ठीक है, मतलब किसी के हाथों पे नज़र रखना। टू डू नथिंग आर रिमेन इनएक्टिव, कुछ भी ना करना, इनएक्टिव रहना। व्हेन एक्शन इज नीडेड, जब हमें काम करने की ज़रूरत है उस टाइम हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के हाथों पे देख रहे हैं, वो कमाएगा हम खाएंगे, उसको बोलते हैं सिट ऑन वन हैंड्स। टू डू नथिंग, कुछ भी ना करना, इनएक्टिव रहना, जब एक्शन की ज़रूरत हो, जब काम करने की ज़रूरत हो बट कर नहीं रहे हैं, सिट ऑन वन हैंड्स, ठीक है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्विडल वंस थम्स, ट्विडल वंस थम्स मतलब बेकार रहना, ठीक है। टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, बी आइडल, बेकार रहना, स्पेशली तब, व्हेन वेटिंग फॉर समथिंग, जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो उस टाइम जो है मतलब कुछ भी ना करना, बिल्कुल बेकार रहना, सिर्फ उसका इंतज़ार करते रहेंगे, वो कब आएगा, वो काम कब होगा, कब मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा, तो वो इंतज़ार करते करते जो है बेकारी में अपना टाइम को वेस्ट करना, उसको हम बोलेंगे ट्विडल वंस थम्स, मतलब किसी का ही इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का ही अंगूठा मतलब होता है ना, अंगूठा चूसते रहना कहीं पे बेकारी में बैठ के, ठीक है। तो बस लास्ट में रिजल्ट जो है वो अंगूठा चूसने का ही मिल जाता है, लेकिन उस काम में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। किक वंस हील्स, टू बी केप्ट वेटिंग मतलब किसी को इंतज़ार करवाते रहना, एंड हैव नथिंग टू डू इन द मीन टाइम, इसका मतलब भी वही हो गया कि इंतज़ार कर रहा है, हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उस मीन टाइम में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग भी सेम है। टू बी केप्ट वेटिंग, हमने किसी को बोला है कि आप इंतज़ार में रहो, वो इंतज़ार करता रहेगा और कुछ भी नहीं करना है उस वक्त में। दिल्ली डेली का मतलब होता है ये भी सेम के टाइम को वेस्ट करना, स्पेशली बाय बीइंग स्लो और इनडिसेसिव, ठीक है, मतलब या तो कुछ भी नहीं करना है, इनएक्टिव रहना है, धीरे धीरे उस काम को करना है, टाइम को वेस्ट करना है, अपने वक्त को वेस्ट करना है, तो डेली इसका मतलब भी होता है डील डाल, है ना, बोलते हैं ना, ढीले काम करो, ठीक है, बस अपना दिन जो है किसी के नाम चढ़ा दो, उसको बोलेंगे हम डेली। तो इनका भी मीनिंग सेम है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, टाइम को वेस्ट करना बाई बीइंग इनएक्टिव, एक्टिव ना रहना, डिले टेकिंग एक्शन, जल्दी काम नहीं करना, ठीक है, एक्शन जिस वक्त आपको काम करना है उस वक्त वो काम नहीं करना, उसको बोलते हैं कि ग्रास को उगने दो किसी के फीट के नीचे, ठीक है, नुकसान होने दो, उसका नुकसान हो रहा है, तो नेगेटिव सेंस में जो है इस इडियम का मीनिंग निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू ट्रेवल एब्रॉड, एब्रॉड मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे बाहर के देशों में जाना, ये एक राइट, फंडामेंटल राइट है, विद इन एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 किसके साथ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ है। ले डाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये आर्टिकल 21 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, तो कौन सा केस था वो, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्राभन, या चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो राइट टू ट्रैवल जो है एब्रॉड, इसको आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया गया था, कौन से केस में, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1978, इस वाले केस में जो है इस राइट टू ट्रैवल एब्रॉड जो है इस केस में जो है इसको आर्टिकल 21 में
इंक्लूड किया गया था। फंडामेंटल राइट है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में रहा है, ये इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी है जो 1960 में साइन की गई इंडियन पाकिस्तान, और इसको ब्रोकर किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। हमें ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उसमें कौन सी एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस ट्रीटी को साइन कराने में हेल्प की थी, वो वर्ल्ड बैंक है। 6 रिवर्स इस ट्रीटी में जो है इंक्लूड किए गए थे इंडस रिवर सिस्टम के अंदर, कि इंडिया जो है ईस्टर्न रिवर का पानी यूज़ करेगा और पाकिस्तान जो है वेस्टर्न रिवर का पानी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और वो कौन कौन से रिवर्स हैं? वो है ब्यास, रावी, सतलुज, चिनाब, इंडस, और कौन सा है? ब्यास, रावी, सतलुज, चिनाब, इंडस, झेलम, ठीक है। ये 6 रिवर हैं। इन 6 रिवर में से ये जो ब्यास, ठीक है, ब्यास, रावी और सतलुज का पानी जो है इंडिया इस्तेमाल करता है। चिनाब, इंडस और झेलम का पानी जो है वो कौन इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान चेंज करता है। बट न्यूज़ में इसलिए आया है कि इंडिया चाहता है इस इंडस वाटर ट्रीटी को रेटिफाई किया जाए, इसमें कुछ चेंजिंग लाए जाए। इंडिया इस ट्रीटी से सहमत नहीं है और पाकिस्तान के साथ बोल रहा है कि हम इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। 1960 में इसको साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इस ट्रीटी को साइन करने में एक इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस ट्रीटी को साइन करने में साथ दिया है, इसके उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया बोलता है, मतलब क्यों इसको रिवाइव करना चाहता है, क्यों इसमें चेंजेस लाना चाहता है? हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस चेंजिंग करने के लिए। क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव अल्टर्ड वाटर नीड, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के अंदर। इसलिए इंडिया जो है इसमें रिवाइव करना चाहता है, चेंज लाना चाहता है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी इंडिया जो है बोलता है कि हम इसमें कुछ चेंजेस लाएं जिससे हमारे इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा होंगी अगर हम इस जो इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से चेंज करेंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो, ठीक है। कंसर्न्स और पाकिस्तान एक्शंस क्या रहेगा कि इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न और पाकिस्तान ऑब्जेक्शन टू इंडियाज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब इंडिया ने एक कंसर्न रेज किया है पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन के ऊपर कि इंडिया का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर पाकिस्तान की कुछ ऑब्जेक्शन है, और उन ऑब्जेक्शन के ऊपर इंडिया ने अपना एक कंसर्न रखा है। एक review is seen as necessary to address unresolved dispute on water usage। पानी का जो इस्तेमाल होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक डिस्प्यूट है जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया कहता है कि हमें इसके ऊपर जो है एक नज़र देनी चाहिए, हमें इस चीज़ को, इस डिस्प्यूट को जो है मिल के बैठ के इस ट्रीटी में कुछ चेंजेस ला के कंसर्न को, डिस्प्यूट को हल कर लेना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी विच वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन सितंबर 1960, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की वीडियो में। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।